हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जहां हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से रूल किया, किस तरीके से रूल करना शुरू करेंगे, कैसे ये रूल को कंटिन्यू करेंगे और किस तरह ये डिक्लाइन में जाएगी डायनेस्टी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखो, इनका जो टाइम पीरियड है जब ये रूल करना शुरू करते हैं तो ये करते हैं 1351 टू 1388। इस टाइम पीरियड में हमें रूल करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर यदि मैं बात करूं इन्होंने क्या क्या काम किए तो उनका अगर यदि हम हाईलाइट देखें तो सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलता है रिलीजन को लेके ये बहुत बड़ा काम करेंगे। कैसे करेंगे वो सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की शुरुआत की। ठीक है, उसमें टैक्सेस को लेके कुछ काम करेंगे, उसी तरीके से इरिगेशन को लेके काम करेंगे, डेवलपमेंट को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। उन सब के बारे में हम समझेंगे। इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जहां से डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज आ सके, उन चीज़ों को लेके इसने काम किया। इसी तरीके से इन्होंने कुछ अटैक्स किए, इन्वेजन्स करने की शुरुआत करेंगे, कुछ इन्वेजन करेंगे और कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनका एरिया बड़ा हो सके। ठीक है, इन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बुक लिखी, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की किस तरीके से ये रूल करने आते हैं, तो इसके पीछे रीजन है नोबेलिटी। अब ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से, क्योंकि ये पार्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें नोबेलिटी को, क्योंकि ये पहले हमने देखा कि नोबेलिटी से सारी पावर ले ली गई थी। जब हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा तो उन्होंने पूरी पावरलेस एक तरीके से कर दिया था और कह दिया था कि आपको सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड रहना है। ठीक है, अब ये वापस से उस चीज को रिपीट कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही सेम काम यहां पे हमें देखने को मिलेगा वापस से, कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो चेंज किया था कि नोबेलिटी से सारी पावर छीन ली थी। यहां पे ये उल्टा कर देंगे, वापस से नोबेलिटी को पावर देंगे। कैसे देंगे समझो जरा। फिरोज शाह तुगलक, इनको नोबेलिटी ने बुलाया कि आप रूल करने आ जाइए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की सारी करतूतें वो देख चुके थे। उन्होंने देखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो तो इसको रूल के लायक नहीं है, हमें किसी ऐसे रूलर को बिठाना चाहिए जो अच्छे से इसको रूल कर पाए। ठीक है, अब वो कैसे? तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को बुलाया। किसने? नोबेलिटी ने, कि आप आओ और रूल कीजिए यहाँ पे। अब एक बात सोचिए कि जब नोबेलिटी बुला रही है तो डेफिनेट है इस नोबेलिटी को खुश भी करना पड़ेगा, कि अगर यदि यही खुश नहीं है तो फिर इसको हटा भी तो सकते हैं वापस से। तो इसलिए नोबेलिटी को खुश करना बहुत जरूरी है। अब नोबेलिटी की बात को अगर हम समझे तो हमारे सामने नोबेलिटी में 3 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कुछ ऐसे थे जो ओल्ड ऑर्डर के हैं। ओल्ड ऑर्डर का मतलब हो गया कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका मानना है कि जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, हमारा जैसा कट रहा है वैसा टाइम कटता रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो थियोक्रेटिक है, जिनका मानना है कि रूल होना चाहिए वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, उसमें रिलीजन की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, जिनका मानना है कि अगर यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उसको छीन लो। आप अगर किसी चीज को नहीं ले पा रहे हो तो उसको छीन लीजिएगा, आर्मी की तरीके से ब्रेवरी दिखाइए उसमें। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसको फॉलो करे, किस नोबेलिटी को देखे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपको कोई अपॉइंट कर रहा है, आपको कोई बनाने लग रहा है, तो आपको रिकॉग्निशन लेना बहुत जरूरी है। अब इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए। सबसे पहली चीज तो कि मैं रूलर हूं, मुझे लोग फॉलो करें, मुझे लोग माने। और ऐसे लोग कौन है? सबसे ज्यादा रिलीजन चलता है, सबसे ज्यादा रिलीजन जिससे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है लोगों को। तो उस बेसिस पे इन्होंने इनको खुश करने के लिए, थियोक्रेटिक लोगों को खुश करने के लिए, कि चलो आपको तो खुश करें, एक तरीके से आप तो हैप्पी होइए मेरे लिए, तो रिकॉग्निशन लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो गलतियां इससे पहले वाले रूलर कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उनको बोला आप रिकॉग्निशन लेके आ जाओ खलीफा से, नहीं मुझे नहीं चाहिए।
अलाउद्दीन खिलजी, उनको बोला आप रिकॉग्निशन ले लो, बोल नहीं मैं खलीफा से बड़ा हूं। तो लोग उनसे अलग हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने जाके सबसे पहले कहा कि मैं जाऊंगा और खलीफा के पास जाके उनसे रिकॉग्निशन लेके आऊंगा सबसे पहले। तो इन्होंने खलीफा से रिकॉग्निशन लिया। अब एक बात सोचो, खलीफा खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये आपका रूलर है, तो एक अलग ही इमेज होगी, इनको लोग एक्सेप्ट करेंगे एज ए रूलर। इसी वजह से आप देखोगे इनका जो टाइम पीरियड है 1351 टू 88 चल रहे हैं, इतना लंबा टाइम पीरियड ये लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिकॉग्निशन लिया खलीफा से, लोग इनको फॉलो करेंगे कि भाई ये तो खलीफा का बंदा है, इसको मानो आप। क्लियर? अब खलीफा से जब रिकॉग्निशन ले लिया तो ऑब्वियस है कि इनके दिमाग में क्या चलेगा, खलीफा कौन है, इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके हेड है। तो इनका दिमाग कहाँ है, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना। तो इससे कौन खुश हो रहा है, थियोक्रेटिक पार्टी, थियोक्रेटिक जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं कि हाँ इस्लामिक स्टेट क्रिएट हो रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने बोला सबसे पहली चीज, बोले आपको शरीयत फॉलो करनी है, शरीयत रूल लगेगा यहाँ पे, शरीयत रूल। अब ये क्या है, शरीयत क्या है, शरीयत है हदीस और कुरान, हदीस और कुरान इनका मिक्सचर है। ठीक है, इन दोनों से मिला के कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स बनाए गए कि हाँ आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना है, तो आपको शरीयत फॉलो करना पड़ेगा। यहां से लेके आए कौन, फिरोज शाह तुगलक। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, जिससे कौन खुश होगा, थियोक्रेटिक लोग खुश होंगे। क्लियर? ठीक है, अब ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, आपने ये काम किए, बहुत बढ़िया। इससे तो केवल एक ही तरीके की नोबेलिटी खुश हो रही है कि हाँ भाई हमें जो रिलीजन को फॉलो करना चाह रहे हैं। इससे दूसरे तरीके से क्या कहा कि आगे से अब जो आप लोग हो, नोबेलिटी को खुश करना है पूरी तरीके से, तो आप लोगों से दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई आपको आगे से सैलरी नहीं दी जाएगी। आपको क्या नहीं किया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं ये बंद। आगे से आपको लैंड दी जाएगी, और उस लैंड को क्या बोलते हैं, इक्ता, इक्ता सिस्टम। वापस से इक्तेदारी को लेके आए कि हम एक काम करते हैं, आगे से आप ये नहीं है कि आप आए और फिर पैसे के लिए लाइन में खड़े हो कि भाई मेरी सैलरी दीजिए, मेरी सैलरी नहीं। आगे से आप खुद एक तरीके के मालिक ही होगे, और उसका क्या बोलेंगे, इक्ता सिस्टम। अब फिर दोबारा से लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई कुछ तो आते हैं रूलर ऐसे जो कहते हैं कि ठीक है आप इक्तेदार हो, आप इक्तेदार हो, उसके बाद दूसरा रूलर आता है वो वापस से छीन लेते हैं। तो हमारे साथ में तो कोई एक तरीके से हम बन ही नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये हमारा पार्ट है, लेकिन उसके बाद वापस से दूसरा कोई रूलर आता है, वो हमसे फिर छीन लेते हैं, फिर कहता है आप सैलरी बेस्ड हो जाइए। तो कुछ ऐसा कीजिए महाराज जिसकी वजह से हमारी ये परमानेंसी बन जाए। तो यहाँ से उसने नोबेलिटी को खुश करने के लिए, ताकि ये नोबेलिटी खुश हो, उसके लिए इसने हेरिडेटरी बना दिया इसको। ठीक है, हेरिडेटरी सिस्टम कर दिया कि आपका ये परमानेंट है, आज आप हो कल को आपके बच्चे होंगे, वो भी इसको फॉलो करेंगे, वो इसके मालिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसने नोबेलिटी के हाथ में क्यों सारी चीजें क्यों कर रहा है, क्योंकि नोबेलिटी ने इसको बनाया है, तो डेफिनेट है उनको खुश करना बहुत जरूरी होगा। क्लियर है? अब इनसे बोला गया कि भाई देखो इक्तेदार है वो तो थोड़े रह गए, आपके एरिया में काम नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट कैसे करोगे, समझ रहे हो भाई। इक्तेदार अब ऐसा थोड़ी है उससे बोल दिया जाएगा कि आप जाइए और फिर ये सड़क बनाना शुरू कर दो, ये सिटी को डेवलपमेंट करना शुरू कर दो। तो उसके लिए बोले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहाँ से करें, तो इसने कहा स्लेव्स लेके आओ, स्लेव्स। अब पूछा गया स्लेव्स क्यों, स्लेव्स तो गिन के 4 आ गए 5 आ गए। तो पहले क्या होते थे, तुर्किश लोगों को एज ए स्लेव लेके आया जाता था। ठीक है, और यहाँ से लोग जाते थे बाहर। इन्होंने बोला कि आगे से स्लेव अब तुर्किश ओरिजिन के ना, बाहर से नहीं, यहीं से पकड़ो, यहीं पे रख लो। बोले कैसे, बोले यहाँ से जितने स्लेव्स हैं उनको बनाइए और मेरे लिए काम करें। अब ऐसा नहीं है कि 4 स्लेव्स हैं बस सिर्फ वही है, उनको एज ए सन हम ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से उनको काम दीजिए, काम करवाइए उनसे, और ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर सके। ठीक है,
तो कैसे किया जाएगा? तो इन्होंने कहा जितने भी स्लेव्स हैं उनको लाओ। यहां बहुत ज्यादा 2 लाख के आसपास 2 लाख स्लेव्स इन्होंने इकट्ठे किए। सोच रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट में इन्होंने स्लेव्स की नंबर बनाई यहां पे। क्लियर? अब इस बेसिस पे अब इनसे पूछा गया आखिर इतने स्लेव्स का करोगे क्या आप? तो इनको कहा कि जितना भी डेवलपमेंट है आप वो कीजिए, यहां पे सिटीज की डेवलपमेंट कीजिए, सिटीज बनाइए। इन्होंने 300 से ज्यादा सिटीज डेवलप की, 300 से ज्यादा सिटीज। जितने भी नाम, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोज शाह हो गया, जैसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, वो किसने बसाया? वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। जितने भी नाम के पीछे, फिरोजपुर हो गया, ठीक है। हरियाणा में आपने नाम सुना होगा हिसार, आपने नाम सुना होगा फतेहाबाद, ये सब सिटीज किसने डेवलप की है? फिरोज शाह तुगलक ने। 300 से ज्यादा सिटीज का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारी मॉस्क बनाई, कैनाल सिस्टम, उनके बारे में हम बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करेंगे। कैनाल सिस्टम को डेवलपमेंट करना शुरू करता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। क्लियर एकदम? तो इस तरीके से इन्होंने सबसे ज्यादा स्लेव्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा स्लेव्स। इसी के टाइम में सबसे ज्यादा करप्शन भी हमें देखने को मिलेगा। जितना करप्शन हो सकता है मैक्सिमम करप्शन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ ऐसी, अब स्लेव्स को संभालना भी तो पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी है आपने स्लेव्स लिए और वो ऐसे फ्री में घूमने लग रहे हैं, कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है। उनको एक कंट्रोल तो बनाना पड़ेगा ना, एक डिपार्टमेंट बना के देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज दीवान ए बंदगान। बंदगान, दीवान ए बंदगान, ये किसके लिए? ये डिपार्टमेंट है स्लेव्स को हैंडल करने के लिए, उनके ऊपर नजर रखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो उन्होंने ये काम किया। पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात करते हैं अब हम, सोसाइटी को लेके उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, लोगों को चेंज करने की। क्योंकि इसके टाइम में ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा सोना और चांदी लोगों के पास में, वहां फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें गरीबी देखने को मिले। वहां पे बहुत सारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से, कोई ऐसी लेडी वहां पे देखने को नहीं मिलती जिसके पास सोने चांदी या गहने नहीं हो, ज्वेलरी ना हो। ठीक है? तो इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज दीवान ए खैरात। खैरात, अब खैरात से मीनिंग समझ रहे हैं आप? खैरात क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त बैठा है, आप उसको चिल्लर दे दो तो आप कहोगे क्या मुझे खैरात दे रहे हो क्या? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। खैरात मतलब किसी को आप दान दो। ठीक है? ये कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाने की वो शुरुआत करते हैं ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज हो। ठीक है? कि भाई राजा ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इसने जो भी गरीब है, कोई डिसेबल्ड है, उनकी हेल्प करने की शुरुआत करते हैं। यहां से उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, या हम ये कहें उनके पास में पैसे नहीं है। ठीक है? तो उनकी शादी करवाने के लिए मैरिज ब्यूरोज खोले गए। उसी के साथ में इन्होंने देखा कि अगर किसी लड़की की शादी है और उसमें पैसे की कमी पड़ रही है तो उसमें भी हेल्प की गई ताकि आप अच्छे से शादी कर पाओ। क्लियर? वहां पे इन्होंने सूफी संत है, उनकी मजार पे जाने के लिए लड़कियों को बोला कि यहाँ पे सूफी संत, जो भी सूफी संत होंगे उनकी मजार पे आप नहीं जा सकते हो, ये बैन किया। बाकी उन्होंने गर्ल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया। क्लियर? ताकि कोई भी यहाँ पे जो इनका समाज है, सोसाइटी है, उसमें लोग ये ना बोल सके कि इनका कोई गरीब है, नहीं, सब इक्वल है। ये इस तरीके से सोसाइटी को लेके चल रहे हैं। क्लियर? इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज दर उल सफा। ये क्या है? ये एक्चुअल में फ्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी, फ्री हॉस्पिटल। कोई बीमार हो गया तो वो आओ यहाँ पे और आके यहाँ पे फ्री इलाज करवाइए। ठीक है? काफी अच्छे काम है, काफी अच्छे रिफॉर्म्स हैं जो करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है? अब अगर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमी को लेके देखो, इकोनॉमी कहाँ से चलती है? मेन तो लैंड से चल रही है, लैंड रिवेन्यू। और लैंड से क्या आएगा? मेनली एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर को लेके कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी हमारे पास में रिवेन्यू जनरेशन होगी। अब एग्रीकल्चर को लेके इन्होंने कहा कि हमें इरिगेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और उसके लिए कैनाल सिस्टम जितना अच्छा होगा, कैनाल सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही इरिगेशन हमारे लिए डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, और उतने ही हमारे पास रिसोर्स डेवलप होंगे। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, जितना कैनाल का जाल बिछाया जा सकता है उन्होंने उतनी कैनाल बनाने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सतलज रिवर पे बहुत सारे कैनाल सिस्टम शुरुआत करेंगे, एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब टैक्सेस के बारे में, मेनली अब टैक्सेस पे जाएंगे कि जहाँ से वो चेंज लाने की शुरुआत करेंगे वहाँ पे हम काम करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे जो अप्लाई कर रखे थे। देखिए समझो, उस चीज़ को समझते हैं। इरिगेशन का भी एक टैक्स है जो अप्लाई करेगा ये। देखो, अगर यदि मैं बात करूँ टैक्सेस की, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे टैक्सेस की शुरुआत की, बहुत टैक्सेस। आप जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आपका घर है तो घर ही टैक्स देना पड़ेगा, आप अगर यदि पशु चराने के लिए जा रहे हो तो चरा ही टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके के पता नहीं कितने टैक्सेस थे जो अप्लाई कर रखे थे इसने क्या किया, सारे टैक्सेस को बंद कर दिया। बोले कि आगे से कोई इतना मन मर्जी का टैक्स नहीं लगेगा, आपको कुछ गिन के लिमिटेड टैक्सेस है वो पे करने पड़ेंगे। और मेनली उनमें 4 टैक्सेस। पहला जजिया। जजिया क्या है, अब समझो, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझना है आपको। जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए था, नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, कि भाई जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें ब्राह्मण अभी तक थे वो इंक्लूडेड नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम से पहले जितने भी ब्राह्मण्स थे उन पे ये टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक इसके वजीर हैं, दैट इज मलिक मकबूल। मलिक मकबूल, ठीक है, ये कहां से हैं, ये तेलंगाना से हैं, तेलंगानी। ठीक है, ये शुरुआत में एक हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण। शुरुआत में ये हिंदू ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने आप को रिलीजन चेंज किया और चेंज करके ये बन जाते मुस्लिम। ठीक है, और ये सबसे खास एक वजीर हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, बात को फिर से समझिएगा, फिरोज शाह तुगलक के एक वजीर है, दैट इज मलिक मकबूल। ठीक है, ये एक्चुअल में तेलंगानी है। ये शुरुआत में एक ब्राह्मण है जो बिलोंग करते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अपने रिलीजन को चेंज किया और मुस्लिम में चेंज हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, जब आप जो जजिया टैक्स है वो ब्राह्मण पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब पे अप्लाई हो रहा है, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है सोसाइटी में। लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों, ब्राह्मण ऐसा क्या कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उन पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो इन्होंने इनके कहने पे इन्होंने जजिया टैक्स को ब्राह्मण्स के लिए भी अप्लाई करवाया कि आपको भी अप्लाई करना है, आगे से आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, ब्राह्मण भी टैक्स पे करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो फिरोज शाह तुगलक जिसके टाइम से ब्राह्मणों को भी जजिया टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड, जकात, इनके बारे में हम पढ़ चुके, पीछे पढ़ चुके जकात के बारे में। फिर हमने देखा दैट इज खम्स, ये भी हम देख चुके। हमने देखा जो खम्स है वो भी हमने देखा। ठीक है, जो हमारे पास में दैट इज जकात, जजिया टैक्स। ठीक है, ये हम देख चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज किस पे, इरिगेशन सिस्टम, जो भी कैनाल सिस्टम के वाटर को, जो भी कैनाल सिस्टम से वाटर को, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैनाल सिस्टम के पानी को जो भी यूज करेगा इरिगेशन के लिए, तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज शर्ब, हक ए शर्ब, हक ए शर्ब। ठीक है, कौन सा है, कब देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि हर किसी को, इरिगेशन के लिए हर किसी को पे करना है, नहीं, ये वही देंगे जो कैनाल सिस्टम के पानी को यूज कर रहे हैं, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर?
अब लास्ट में एक पॉइंट बोला, जैसे हमने बोला कि जितने भी नोबेलिटीज हैं आपको लैंड ग्रांट कर दी, ठीक है, आपके पास में जो लैंड है आप इक्तेदार बन गए उसके, आप यूज कीजिए उसको। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो कोई ऐसा भी नोबेलिटी में बंदा हो सकता है जिसकी कोई भी संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, अब फिर इनके बाद में, क्योंकि हेरिडेटरी बना दिया था उसको, ठीक है, अगर इनका कोई बच्चा है ही नहीं तो फिर इस जमीन का मालिक होगा कौन? तो बोले ये जमीन वापस से किसके पास आ जाएगी? रूलर के पास में। तो इसको बोला गया, ध्यान से सुनना, इसको बोला गया तरकात। तरकात आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज तरकात? तरकात क्या है या किससे रिलेटेड है? तो तरकात है जहां पे लैंड वापस से रूलर की हो जाएगी। कब? अगर यदि किसी भी नोबेलिटी का, किसी भी बंदे का जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कोई भी हेरिडेटरी नहीं है, अगर उसके कोई संतान नहीं है, तो वो वापस से जमीन किसकी हो जाएगी? रूलर की। क्लियर है? तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कुछ इन्वेजन्स के बारे में, जहां पे ये काम करेंगे। ये सोच रहे हैं कि एम्पायर हमारा भी बड़ा होना चाहिए, हम भी तो एक्सपेंड करें। ऐसा थोड़ी है कि जितने एरिया में हम बैठे हुए हैं उतने एरिया को कंट्रोल करें, नहीं, हमें जितना भी रूल करना है, जितना भी हमें रूल करना है, जो एरिया हमारे पास में जीता हुआ है, एटलीस्ट इसको संभाल के रखें। इन्होंने पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डेक्कन के पार्ट के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो मैं साउथ में चलता हूँ, जो जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरह से विजयनगर एम्पायर अलग हो गया था, बहमनी एम्पायर अलग हो गया था। नहीं, हमें नहीं जाना साउथ में, हमें सिर्फ जो नॉर्थ इंडिया है इसी पे अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो एक की, ये जाते हैं, देखो अब मैं आपके सामने एक रूट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो सपोज करो इस तरीके से इंडिया हमारे पास में, इन्होंने ये दिल्ली में बैठे हुए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि हम चलते हैं यहाँ से वेस्ट बंगाल में अटैक करने। हमें वेस्ट वाले पार्ट में, सॉरी ईस्ट में, बंगाल वाली साइड में हम जाते हैं और वहाँ से हम इस एरिया को कैप्चर करके आते हैं, क्योंकि हमसे पहले जो आए वो भी इस तरफ से जीत के आ रहे हैं, ठीक है। जोना खान के फादर थे वो भी जीत के आए थे, तो हम इसी को अपना कैप्चर एरिया बनाते हैं और इसी को हम अपना मेन एरिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होल्ड होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो ये जाते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जिसको पहले लखनौती के नाम से जानते हैं, लखनौती, लखनौती के नाम से, वेस्ट बंगाल को पहले लखनौती के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जाते हैं वेस्ट बंगाल पर अटैक करते हैं, कहते हैं कि ये वाला एरिया हमारा होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये कहते हैं कि जब हम यहाँ से चले तो हम उड़ीसा वाला रीजन है ये भी अपना हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो उड़ीसा पे कैप्चर करने की शुरुआत करेंगे कि उड़ीसा है ये भी अपना एरिया आ जाए। उस टाइम में उड़ीसा को उड़ीसा नहीं कहते थे, इसको बोलते थे जजनगर, जजनगर, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा लखनौती कहाँ है या किसको बोला जाता था, तो लखनौती एक्चुअल में वेस्ट बंगाल को ही बोला जाता था, ठीक है। तो उड़ीसा को जीता। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हम निकलते हुए, पुरी पे अटैक किया इन्होंने, फिर ये निकलते निकलते कहते हैं छत्तीसगढ़ और बस्तर से होते हुए हम वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। इस तरीके का रूट हम फॉलो करेंगे। आए थे अटैक करने वेस्ट बंगाल पे, बाद में इन्होंने उड़ीसा की तरफ अपना रुख बदला, पुरी में गए, छत्तीसगढ़ और वापस से बस्तर होते हुए ये सोच रहे हैं कि हम वापस जाएंगे दिल्ली। अब इन्होंने बीच में, क्योंकि जब ये पुरी में अटैक कर रहे थे तो इन्होंने वहां पे कुछ टेम्पल्स के अंदर लूटपाट की, टेम्पल्स में जो भी सामान मिला उसको उठाया, उसको लेके चले गए। अब ये जब यहाँ से निकले, इस रूट से जा रहे थे, तो देखो जब टेम्पल में आप लूटपाट करोगे तो ऑब्वियस है आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव पावर आएगी दिमाग में कि हाँ भी आपको कोई श्राप मिलेगा। ऐसा ही इसके साथ हुआ। ये जब यहाँ से जा रहा था तो ये रास्ता इतना भटका कि 6 से 8 महीने भटकता रहा कि मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुँचना है, लेकिन पहुँचो कैसे, ये भटक गया रास्ता, ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल से यहाँ से घूमते 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 और ये फिर वापस ये दिल्ली पहुँचते हैं 6 से 8 मंथ के अंदर। क्लियर? आपको ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इनका जो इन्वेजन है ये इस तरीके से यहाँ से चल के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना होल्ड करते हैं, लगभग नॉर्थ इंडिया पे अपना पूरा कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से ये सिंध में भी आएंगे
अटैक करने के लिए। सिंध में भी आएंगे, थट्टा जगह है, सिंध में थट्टा नाम की जगह है जहाँ पे वो अटैक करते हैं, इन्वेड करने की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड में जाके यहां पे एक टेंपल है, दैट इज ज्वालामुखी टेंपल, ज्वालामुखी टेंपल, ठीक है। इस ज्वालामुखी टेंपल पे अटैक किया। जब ये इस पे अटैक करते हैं तो यहां पे देखते हैं इस ज्वालामुखी टेंपल में कि यहां पे इसको तहस नहस करने की शुरुआत करेंगे, इसको तोड़ने की शुरुआत करते हैं, अटैक करते हैं। तो इन्होंने देखा अंदर जाके कि इसमें एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे देखा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा कि उसको पूरी तरीके से जला दिया गया था। तो ये इसके सामने एक ऑप्शन था कि भाई हम चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट बने और यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो इसमें सारी की सारी जो बुक्स होंगी वो सारी की सारी किससे रिलेटेड होगी, टेंपल से रिलेटेड, तो हम इन्हें जला देते, ख़त्म करते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, वहाँ से उन बुक्स को लिया, कहता है कि हमें यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, तो हमें इनको ऐसा नहीं है कि जला दे, इनको लो और आप अपने साथ लेके चलिए, इनको पढ़ो, समझो, इनसे नॉलेज मिले वो लेके आइए, ठीक है। तो इस तरीके की हमें कहानी इनके टाइम में देखने को मिलती है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। क्लियर है, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला फिरोज शाह तुगलक किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इन्वेजन करते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड चला गया, 88 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जैसे ये खत्म होते हैं इनके बाद ये डायनेस्टी डिक्लाइन में जाना शुरू करती है, ठीक है। धीरे धीरे ये डिक्लाइन में जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद में आएंगे तैमूर लंग, 1398 में उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, ये वाली जो डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, इस पे अटैक किया, और अटैक करके वो पूरी तरीके से इनको तहस नहस कर जाते हैं, ठीक है। बस कंट्रोल करते हैं ये कि किसी तरीके से रिवाइव करें, लेकिन इनका रिवाइवल नहीं होता है, या मैं ये कहूँ कि ये पूरी तरीके से वापस से उभर के नहीं आ पाएंगे। क्लियर, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, लास्ट के रूलर है नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जिनके ऊपर लास्ट में अटैक करेंगे खिजर खान, इनको हटाएंगे और हटा के अपना रूल इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। क्लियर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड आपको 2-4 पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, अपनी एक बुक लिखी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, जो खुद लिखे, ठीक है, दैट इज फुतूहत ए फिरोज शाही, जो इनकी बुक है, आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में इन्हीं के बारे में जो इनके कुछ साल बताए, दैट इज तारीख ए फिरोज शाही, ये बुक भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही इनके बारे में लिखी गई, किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अशोका का एक आयरन पिलर, ठीक है, टोपरा का है हरियाणा में, यहां से उठाया और उसको दिल्ली में लेके आए, दिल्ली में शिफ्ट किया, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कौन लेके आए? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर, फिरोज शाह तुगलक टोपरा से उठाया उसको और कहाँ लेके आए? दिल्ली में। क्लियर है। तो आपको ये पॉइंट है, कुछ आपको पता होना चाहिए। ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। क्लियर एकदम। तो हमने डिस्कस किया कंप्लीट तुगलक डायनेस्टी किस तरीके से इस्टेब्लिश होती है, किस तरह से डिक्लाइन में जाती है, उनके बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।